नमस्ते। आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। नमस्ते। आज का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसमें यह समझेंगे अपन कि ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली में रेगुलेट कैसे होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट के क्या बनता है, दो आपके पायरुविक एसिड बनते हैं और एनर्जी की फॉर्म में आपको दो एटीपी मिलेंगे और दो NADH2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअली में ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेट कैसे होता है। इसके रेगुलेशन के लिए तीन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें पहला है आपका पायरुवेट काइनेज एंजाइम, दूसरा है आपका फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम और तीसरा आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये तीन एंजाइम जो कि एलोस्टिक एंजाइम है, ये बहुत बड़ा आपके इसमें ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करने में बहुत पॉजिटिव रोल निभाएंगे। यही डिफाइन करेंगे कि एनर्जी की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, और जब एनर्जी की नीड होगी तभी क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का परफॉर्म होना बॉडी के लिए या फिर ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा, वेस्टेज ऑफ एनर्जी इकट्ठा होता रहेगा, वो काम में नहीं आएगा। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या होते हैं ये तीनों एंजाइम, जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलोस्टिक एंजाइम क्या होते हैं। एलोस्टिक एंजाइम में एक साइड तो होता है आपका एक्टिव साइड, जहां पर क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट बाइंड होगा। सबस्ट्रेट बाइंड होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड होता है जहां, जिसको अपन एलोस्टिक साइट बोलते हैं। यहाँ एलोस्टिक साइट पे क्या होगा, आपका दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड होगा, जो कि क्या होगा, आपकी एक्टिव साइट को क्या होगा, या तो नॉन फंक्शन बना देगा या उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा। ये क्या कहलाता है, ये वाला साइट तो कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एलोस्टेरिक साइट। और जो नॉर्मल साइट है वो क्या कहलाता है, एक्टिव साइट, जहां पर आपका सबस्ट्रेट बाइंड होता है। ये तीनों एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये एंजाइम क्या है, एलोस्टिक एंजाइम है। मींस कि क्या होगा, ये एलोस्टिक साइट से भी क्या होंगे, रेगुलेट होंगे। अब होगा कैसे, इससे पहले अपन ये समझ लेते हैं एक्चुअली में एनर्जी को बॉडी किस टर्म में लेता है। क्या होता है जनरली, जैसा अपन सभी रिएक्शंस में देखते हैं, आपका ATP मॉलिक्यूल क्या करता है, आपका ADP में कन्वर्ट होता है, प्लस आपका क्या करता है, फॉस्फेट प्रोड्यूस करता है। ये फॉस्फेट क्या होता है, बॉडी में बहुत सारी जगह यूटिलाइज हो जाता है। तो अपने पास क्या बन गया, ADP रह गया। तो क्या ADP, बॉडी के अंदर ADP की मात्रा बहुत ज़्यादा होना ये बताएगा कि है ना अपने पास क्या है, एनर्जी की नीड, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, ये ADP जब बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसे ADP मॉलिक्यूल दूसरे ADP मॉलिक्यूल के साथ में कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP प्लस AMP में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही बॉडी के अंदर आपकी AMP की मॉलिक्यूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर एनर्जी की नीड क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली में एनर्जी की नीड किससे डिफाइन होगा, आपका AMP मॉलिक्यूल से डिफाइन होगा। और अगर बॉडी के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो किससे डिफाइन होगा, आपका ATP मॉलिक्यूल से डिफाइन होगा। तो ये दोनों, अगर एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, ATP ज़्यादा होगा, और एनर्जी कम है इसका मतलब क्या है, AMP ज़्यादा होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ADP एनर्जी की नीड को डिफाइन नहीं करेगा, क्योंकि ADP जैसे ही ज़्यादा होगा तो दो ADP मॉलिक्यूल कन्वर्ट होके फिर क्या बना देंगे, एक ATP मॉलिक्यूल बना देंगे और एक AMP मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहाँ से एनर्जी की नीड डिफाइन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही क्या होगा, हेक्सोकाइनेज, इसमें दो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। पहली बात तो ये समझने की चीज़ है कि ये जो एरो है, ये क्या करेगा, स्टॉप का निशान है, और ये क्या है, ये उसको एक्टिव करने का, एरो मतलब एक्टिव करने का। जनरल अपन अगर उसको, तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले ये देखोगे जो आपका फर्स्ट हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, जैसे ही अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा बॉडी के पास बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज़्यादा बन चुका है, जो आपका ग्लिसरॉल या फिर गैलेक्टोज मॉलिक्यूल भी आपके डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉरी गैलेक्टोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट आपके इसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और आपके फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल भी इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट होंगे।
ठीक है। यहाँ क्या होगा, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल आपका डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज अगर एडिपोज टिश्यू के अंदर तो वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज अगर लीवर के अंदर हो तो वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज के टूटे बिना ही इन मॉलिक्यूल की क्या रहेगी, प्रेजेंस ज़्यादा रह सकती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो हेक्सोकाइनेज को क्या करेगा, एलोस्टिक साइड पे इनहिबिट कर देगा और आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, बाकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने से रोक देगा। तो इस यहाँ क्या है, हेक्सोकाइनेज के लिए इनहिबिशन का काम कौन करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का काम। अब सेकेंड एंजाइम जो आपका फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, अगर बॉडी के पास एटीपी की और सिट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान रखना सिट्रेट कहाँ से आया, सिट्रेट आपका क्रेब्स साइकिल से आया। क्रेब्स साइकिल में अपन जैसे पढ़ेंगे आइसोसिट्रिक एसिड बनते हैं, तो सिट्रेट वहाँ अगर क्रेब्स साइकिल के अंदर वो तभी ज़्यादा होगा जब आपका ये टूट के ज़्यादा बना होगा। अगर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होते हुए वो क्या करेगा, आपके फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एलोस्टिक साइड पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड होते ही क्या होगा, आपका ये जो एंजाइम है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बाइंड नहीं हो पाएगा, और बाइंड नहीं हो पाएगा तो आपका ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। मतलब एटीपी और सिट्रेट क्या करते हैं, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनिबिशन का काम करते हैं। बट यहाँ एक चीज़ और भी है, जो एक बहुत बड़ा फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है, अगर एएमपी या फ्रुक्टोज 2,6-20 फॉस्फेट ये अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। मतलब ये जो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है ज़्यादा इससे रिएक्ट करेगा और इसको इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेगा। मतलब यहाँ फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को काम करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, कितना है, ज़रूरी है कि अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा, और अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब जो आपके फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एलोस्टिक साइड पे इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा बाइंड है वो डिफाइन करेगा कि इन दोनों ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। अब थर्ड आपका आता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एटीपी और एसिटिल को एंजाइम। एटीपी आपको पता ही है हाई एनर्जी ज़्यादा है तो इसको तोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो फोस्फोइनोल पायरुवेट में नहीं टूटेगा। सेम चीज़ एसिटिल को एंजाइम है, क्योंकि आपको पता है पायरुवेट फर्दर जाके किस में कन्वर्ट होगा, एसिटिल को एंजाइम में। अब एसिटिल को एंजाइम पहले से बॉडी के पास ज़्यादा है तो इसको इस डायरेक्शन में तोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो एटीपी और एसिटिल को एंजाइम पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करने का काम करेंगे, कहाँ, एलोस्टिक साइड पे बाइंड होके। बट साथ ही साथ ध्यान रखना, यहाँ एएमपी प्लस फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट इसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे पायरुवेट काइनेज को, क्योंकि ये ज़्यादा इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, ये इसके एलोस्टिक साइड पे बाइंड होगा और ये इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। कौन, फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, और एएमपी क्या करेगा, आपका इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तीन रेगुलेटरी जो एलोस्टिक एंजाइम है वो कौन कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। हेक्सोकाइनेज किससे इनहिबिट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और आपका फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज किससे एक्टिवेट होगा, एएमपी और फ्रुक्टोज 2,6-20 फॉस्फेट से, और इनहिबिट किससे होगा, एटीपी और सिट्रेट से। पायरुवेट काइनेज इनहिबिट किससे होगा, एटीपी और एसिटिल को एंजाइम से, और आपका एक्टिवेट किससे होगा, एएमपी और फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। यहाँ अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो समझने वाली सिंपल सी बात है, बॉडी के पास एटीपी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये साइकिल प्रोसीड करवाने से कोई मतलब नहीं है। तो एटीपी कहाँ किस किस को इनहिबिट करेगा, पायरुवेट काइनेज को इनहिबिट करेगा और फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट करेगा, एटीपी इनहिबिट करेगा। ठीक है। पर अगर एएमपी होगा तो इसका मतलब बॉडी की एनर्जी की नीड ज़्यादा है तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज को। ठीक है। यहाँ सिट्रेट एडिशनल है, यहाँ पर एसिटिल को एंजाइम एडिशनल है। अब क्या है, हेक्सोकाइनेज अगर ये प्रोडक्ट ये ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल रेगुलेशन है इन तीन एंजाइम्स। इसके अलावा भी आपके दो एंजाइम जो कि इनहिबिटर का काम करते हैं, किसके लिए, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए तो आयोडोएसीटेट, और आपका इनोलेज के कौन करेगा, फ्लोराइड करेगा, ये इसको इनहिबिट करने का काम करेंगे। ठीक है। तो एनर्जी की नीड के अकॉर्डिंग
बॉडी की एनर्जी की नीड के अकॉर्डिंग, बॉडी में एनर्जी की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग एटीपी और एएमपी की फॉर्म में बॉडी डिफाइन करेगा कि ग्लाइकोलाइसिस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। और उसके लिए जो मेजर जो आपके एंजाइम है वो कौन कौन से हैं? 3 एलोस्टिक एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। और इसके अलावा आयोडो एसीटेट और आपका फ्लोराइड किस किस को इनिबिट करेगा? ग्लिसराइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज को तो आयोडो एसीटेट करेगा और इनोलेज को आपका फ्लोराइड करेगा। तो ये एक तरह से इनिबिशन का काम करेंगे। तो एक्चुअली में ग्लूकोज को उतना ही तोड़ा जाए जितनी बॉडी को एनर्जी की नीड है, ये डिफाइन करने का काम ये एलोस्टिक रेगुलेशन के तहत होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। आपके कोई भी ऐसा लगे आपको कि ये मेरा समझ में नहीं है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, या एलोस्टिक रेगुलेशन किस तरह से वर्क करेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।